चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य जो जून में 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट से यूनिट नंबर सेकंड से। यूनिट नंबर सेकंड में अगर मैं बात करूं, पहले स्टेटमेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं समाज शास्त्रीय संकल्पनाओं पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसी के क्रम में मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि सामाजिक नियंत्रण कहते किसे हैं। किसी को मालूम है क्या? कोई बताना चाहेगा मुझे? सामाजिक नियंत्रण किसको बोलते हैं? सामाजिक नियंत्रण साधारण शब्दों में समाज द्वारा बनाए गए मूल्य और मान्यताएं होती हैं। ओके, समाज द्वारा बनाए गए मूल्य और मान्यताएं होती हैं। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये हुआ सामाजिक नियंत्रण के बारे में अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से प्रश्न फैक्ट से नहीं, आपको ज़्यादातर अप्लाइड मिल सकते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार, जैसे आपका व्यवहार, और उसकी हानिकारक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उसको समाज में रहने योग्य बनाता है। और समाजीकरण के साथ साथ, जैसे भी आपने बताया, सामाजिक मूल्य और मान्यताएं, बहुत अच्छा बोला। इसी को मैं कह रहा हूं कि समाजीकरण के साथ साथ समाज के हित में कार्य करने के लिए अगर प्रेरित करता है तो उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। तो अगर सोशल वर्क का सब्जेक्ट इतना टफ नहीं आता है, इजी आता है, केवल आपको बस उन शब्दों के बारे में जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। व्यक्ति के व्यवहार और उसके हानिकारक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर उसको समाज में रहने योग्य बनाता है और समाजीकरण के साथ साथ समाज हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक विचार, सर्वप्रथम देखिए, अब यहां से फैक्ट भी आपको मिल रहा है। अमेरिकन समाजशास्त्रीय थे और आप भलीभांति तरीके से जानते हैं E.A. रॉस महोदय के बारे में। इन्होंने 1901 में अपनी एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सोशल कंट्रोल, यानी सामाजिक नियंत्रण। अब ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लीजिए किताब का और उसके बाद इनका नाम और वर्ष लिख लीजिए। 1901 नामक पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को विस्तृत चर्चा किया है। और इनके अनुसार अगर मैं बात करूं सामाजिक नियंत्रण में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, उसको हम कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत समाज द्वारा स्वीकृति प्रतिमान और मूल्य मान्यताएं प्रतिमान को ही रिप्रेजेंट करती हैं और व्यवहारों का पालन करने वालों को प्रोत्साहित और उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण, पुरस्कार और दंड दोनों समाहित है। भूलना मत, पुरस्कार और दंड, ये दो शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो सामाजिक नियंत्रण में इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, इसमें और भी चीजें आती हैं। देखिए, कह रहा है कि उस समय से अब तक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के संबंध में इसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है और पुस्तक का नाम सोशल कंट्रोल। सबसे पहला विद्वान E.A. रॉस, याद रखेंगे आप सभी लोग। रॉस ने समाज के नियंत्रण कार्य संस्थानों में धर्म, विश्वास, जनमत, नैतिकता, कानून, शिक्षा, रीति रिवाज आदि की भूमिकाओं का वर्णन किया है। बात वही है कि सामाजिक नियंत्रण का जो मतलब है उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। और ये बना रहे हैं, धर्म बना रहा है आपका, विश्वास बना रहा है आपका, जनमत, नैतिकता, कानून, शिक्षा, रीति रिवाज आदि जो भूमिकाओं का वर्णन हो रहा है वो सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बनता है।
यहाँ आप जो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें कम से कम मैंने 3 से 4 फैक्ट बताए हैं, ध्यान रखिएगा। E.A. रॉस महोदय का नाम, 1901 में सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक। उनके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपके लिए। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि सामाजिक नियंत्रण साधारण शब्दों में व्यवहार और उसकी हानिकारक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर उसको समाज में रहने योग्य बनाता है। इस चीज से आप लोग सहमत रहना। दूसरी बात मैंने आप लोगों से कहा है कि इस सामाजिक नियंत्रण में पुरस्कार और दंड दोनों समाहित हैं। बस 4 पॉइंट आप लोग इसे ध्यान रखेंगे इस स्लाइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अगर हम अर्थ पढ़े, हालांकि हम लोगों ने अभी देख लिया उसके अकॉर्डिंग ही जो पहली स्लाइड थे कि E.A. रॉस महोदय ने क्या कहा, तो नियंत्रण का एक अर्थ है, सिंपल सा साधारण अर्थ है। और सामाजिक नियंत्रण का अगर हम बात करें, अर्थ बताता है कि लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना है। अर्थ बताता है ये लोगों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना है और समाज के जो मानदंड है उसके अनुसार पुष्टि और व्यवहार को अनुरूपता के रूप में जाना जाता है। ऐसी कंडीशन सामाजिक नियंत्रण में आती है। तो देखिए जरा, सामाजिक नियंत्रण का सामान्य अवधारणा यह है कि लोगों के समूहों द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना सामाजिक नियंत्रण है। या तो आप ये कह लीजिए कि लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना ही समाज के मानदंड के अनुसार पुष्टि या व्यवहार के अनुरूपता के रूप में जाना जाता है, तो उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं। दोनों बात एक ही है, अलग नहीं है कोई चीज। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूहों की रक्षा करना था। अब समूह समझ रहे हैं आप लोग, ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का भी रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। अच्छा, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल में, तो परंपरागत समाज जो था छोटे और सरल हुआ करते थे। समाज को व्यवस्थित रखना ही सरल था, जिसमें प्रमुख रूप से धर्म आता था, रीति रिवाज आता था, परंपराएं आती थी, नैतिक विचार आते थे। उन्हीं के माध्यम से समाज को व्यवस्थित रखा जाता था। परंतु धीरे धीरे समाज जब सरल से जटिल होता रहा या होता चला गया, तो अनेक प्रकार के नियंत्रण के साधन में भी वृद्धि हुई है। तो नियंत्रण के अभाव में एक व्यवस्थित और नियंत्रित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब साधन ही नहीं होंगे तो समाज की कल्पना नहीं कर सकते आप। तो साधन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है सामाजिक नियंत्रण में। ठीक है सर, म्यूट हो जाए एक बार। अगर हम बात करें बाद में क्या हुआ कि धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने का सामाजिक नियंत्रण माना गया, किंतु वर्तमान समय में देखिए, अब ये आज की समय चल रही है, हो सकता है आप लोगों से यहां से भी एक आध फैक्ट मिल जाए अच्छे से। कहा गया है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य है सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना। उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। सिंपल शब्दों में कहा गया है। आपको बता दूं, इसी के अकॉर्डिंग एक विद्वान आते हैं जिनका नाम आता है मिशेल्स करके। ये भी काफी ज्यादा फेमस विद्वान रहे हैं मिशेल्स महोदय भी, जो सामाजिक नियंत्रण में इन्होंने कुछ अपनी परिभाषा को इस तरीके से बताया है, परिभाषित भी किया है सामाजिक नियंत्रण को। तो कोई बताना चाहेगा मुझे मिशेल्स महोदय का क्या स्टेटमेंट था? किसी को मालूम है या किसी को पता है? बताएं जरा। नहीं पता? आप लोग बताते भी नहीं है। अगर नहीं मालूम है आप लोगों को तो मैं बताऊंगा ही ना आप लोगों को। चलिए मैं बताता हूं, देख ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उनका कहना यह है स्टेटमेंट में कि सामाजिक नियंत्रण नियोजित और अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, और यही परिभाषा को अगर मैं बात करूं ब्रेली ने भी बताया था, और उसमें इन्होंने कहा कि व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है
कि उनके आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूहों की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। उनका ये स्टेटमेंट था। लेकिन आप यहां ध्यान रखिए कि संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। तो इस स्लाइड से केवल एक पॉइंट याद रखिएगा आप सभी लोग, और वो पॉइंट ये है कि संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्श और उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, उसे कहा जाता है सामाजिक नियंत्रण। बस इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। अगर हम परिभाषा को देखते हैं तो एक परिभाषा है ग्लिन और ग्लिन के अकॉर्डिंग। कहा गया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने परिवार के साथ सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रकार के सुझावों और प्रतिरोध, उत्पीड़ित तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रति मानव के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण सुझाव था, ठीक है। प्रतिरोध, उत्पीड़न और बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमान के अनुरूप बनाता है, अथवा जिसके द्वारा समूह सभी सदस्यों को अपने अनुरूप बना लेता है, उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। और वही बात यहां पे कही जा रही है ग्लिन और ग्लिन के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आता है रॉस महोदय का। अब रॉस महोदय कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन तमाम व्यक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है, उसको सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। और इनकी परिभाषा एक सिंपल शब्दों में बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट कर देती है कि उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अनुरूप बनाता है। रीति रिवाज, सामाजिक धर्म, व्यक्तिक आदर्श, लोकहित, विधि, विश्वास, उत्सव, कला, ज्ञान, सामाजिक मूल्य आदि बहुत सारे शब्द हैं। सभी तत्व आते हैं जिससे व्यक्ति पर समूह अथवा समूह पर समाज का नियंत्रण रहता है और इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है और व्यक्तिगत व्यवहार की मर्यादाएं निश्चित रहती हैं और इसके बिना समाज का जीवन नहीं चल सकता है। इसीलिए इनका कहना है कि उन सभी या उन तमाम व्यक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप ढालता है या बनाता है। तो यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिएगा। सामाजिक नियंत्रण जब कभी आए तो रॉस महोदय के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जरूर विचार करिएगा वहां पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बोगार्ड महोदय के बारे में। इनका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, उसको जो है सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। टीबी बोटोमोर की बात करते हैं। इनकी एक किताब थी सोशोलॉजी वाली, आप लोगों को अच्छे से याद भी होगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सामाजिक नियंत्रण शब्द में इनका कहना है कि मूल्य और आदर्श के उन समूहों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों के बीच संघर्ष को दूर अथवा कम किया जाता है, जिससे किसी अधिक समावेशी समूह को सुदृढ़ता बनाए रखी जा सके, उसको सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। तो ये टीबी मोर का है, कहा टीबी बोटोमोर का है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्वान इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं मैकाइवर एंड पेज के, मैकाइवर एंड पेज भी फेमस पर्सन है और इनका कहना यह है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है और जिनके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है, तो उसको कहते हैं कि भैया सामाजिक नियंत्रण। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण से आशय उन तरीकों से है जिससे कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने को संगठित बनाए रखती है और एक परिवर्तनशील संतुलन
की भांति अपने को क्रियाशील रखती है उसको कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। यह है मैकइवर एंड पेज की परिभाषा। और भी देखते हैं। आरजे स्मिथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। लैंडिस भी इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर ना 2-3 बातें बताऊंगा, थोड़ा सा नोट करिएगा। किताब को लेकर, बुकों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सोशल और चेंज में अभी इसके बाद आने वाले ही आपकी टॉपिक आने वाला है सामाजिक परिवर्तन पर, वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। जो सोशल चेंज एक किताब है वो आगबर्न की है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है उसका, नाम आ गया है तो मैं बता देता हूँ। एक और अगर हम बात करते हैं, कल्चर एंड सोसाइटी एक किताब थी। कल्चर एंड सोसाइटी एक किताब का नाम है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरिल एंड एंड्रीज, नाम नोट कर लीजिए, मेरिल एंड एल्ड्रीज। एल्ड्रीज ये विद्वान का नाम है। इसी किताब का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। एक किताब का नाम था सोशल डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हो हिंदी में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। और इस किताब का नाम है, जो विद्वान ने लिखा है उनका नाम है हॉब हाउस। हॉब हाउस है ना। और एक किताब का नाम आपको बता देता हूं मैं, ध्यान से उसे भी देखिए। एक कल्चर पैटर्न था। कल्चर पैटर्न जो है आपने लगाया था नाम वहां पर बेनेडिक्ट का नाम, मैंने यह किताबों की सीरीज में आपको बताया है। लेकिन जब कल्चर पैटर्न एंड टेक्निक चेंज दे दे, टेक्निकल चेंज दे दे, कल्चर पैटर्न एंड टेक्निकल चेंज दे दे, तो मार्गरेट मिड का नाम लगाना। नोट कर लीजिए, मैं एक बार और बोलता हूं, कल्चर पैटर्न्स एंड टेक्निकल चेंज, मार्गरेट मिड का नाम आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीजें आप लोग यहां से ध्यान में रखेंगे किताब से। हो सकता है आप लोगों को ये प्रश्न में आ जाए, पूछ ले किताबों को लेकर, है ना। तो यहाँ पे आगबर्न और निमकॉफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी परिभाषा जो है कहता है कि दबाव का, ठीक है, दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखना और नियम को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। अब जरा इनका देखिए परिभाषा क्या कह रही है कि व्यवस्था तथा स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। और यह है इनकी परिभाषा। बात वही है, कभी प्रश्न में अगर ये ना लिखकर अगर इस तरीके से आ जाए कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखना और नियमों को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो आप कहना कि आगबर्न और निम कॉफ की परिभाषा है। निम कॉफ की परिभाषा है। यहाँ पे फा होगा, ठीक है, फा से फल वाला फा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? एक बार जरा कंफर्म करें आप लोग। बताएं एक बार, कल कंफर्म है? हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोलते रहिए और समझ में आ रहा है तो भी बताइए, कि नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, है ना, आप पूछ सकते हैं। जी सर। हाँ वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के कार्य, इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कुछ उद्देश्य को भी। अब ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कार्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आप लोगों से जो अप्लाइड प्रश्न बनते हैं वो कार्यों और उद्देश्यों से ही लेकर बनाए जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो नाम आया है आगबर्न और निमकॉफ की, इसकी एक ध्यान और रखना, ये जो परिभाषा लिखा वो कौन सी किताब में लिखा है। इन दोनों की किताब है एक, इन दोनों की किताब एक और है जो परिभाषा यहाँ पे मेंशन की गई है। ये किताब आई थी मतलब ए, ठीक है, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी इसकी किताब का नाम है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी किताब में ये परिभाषा आई है। तो यहाँ अकेले इंडिविजुअल आगबर्न की किताब नहीं है सोशल चेंज,
निमकॉफ भी इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग सामाजिक नियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम उद्देश्यों के बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य समाज में सुख और शांति की स्थापना करना। सिंपल शब्द, क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं, सामाजिक नियंत्रण में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण करना, ये भी सिंपल है। सामाजिक व्यवहार में समानता लाना। ठीक है, समानता आप समझ ही रहे होंगे, मेल पुरुष कह लीजिए, आप धर्म कह लीजिए, किसी धर्म का भी बात कर लीजिए, जाति की बात कर लीजिए, समानता लाना। व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करना सामाजिक नियंत्रण कहलाएगा। सब सरल है। समाज के सदस्यों में एकता की भावना उत्पन्न करना, समाज के सभी सदस्यों को अधिकतम सुरक्षा प्रोवाइड करना या प्रदान करना, समुदाय द्वारा स्वीकृत मूल्य व्यवहार प्रतिमानों को सदस्यों के समक्ष रखना और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये भी कहीं ना कहीं समाज कार्य के जो है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य या उसके कार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करना, सभी सदस्यों तथा समूहों के समक्ष विकास के लिए एक सुव्यवस्थित संगठित परिस्थिति प्रस्तुत करना। सामाजिक नियंत्रण के कार्य किसी विशेष समूह अथवा समाज में एकता और गतिशीलता लाना। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य लोगों के विचारों और कार्यों में संतुलन स्थापित करना। ये कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण के कार्य और उद्देश्य कहलाते हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है टफ चीज़ें कि जो आपको मैं बताऊं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रकार हैं। अब सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बोला है। तो मैं पहले कुछ विद्वानों के नाम के साथ बता देता हूं, फिर मैं आप लोगों को सेपरेट अलग अलग चीजों से समझाऊंगा। ठीक है, और इसको ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग नोट करने की कोशिश भी करिएगा। एक नाम आता है फीचर का, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना वीडियो तो भी मैं अपलोड कर ही दूंगा आप लोगों के लिए। फीचर ने सामाजिक नियंत्रण के दो टाइप बताए थे। एक का नाम उन्होंने बताया था सकारात्मक एवं नकारात्मक। एक था आपका सकारात्मक एंड नेगेटिव या नकारात्मक। ठीक है, तो आप कह लीजिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंट्रोल, एक तो ये था। दूसरा इनका एक टाइप था फीचर महोदय का, इन्होंने दो ही टाइप बताया है, ध्यान रखेंगे। एक इनका था औपचारिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जिसको आप कहते हो औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। तो दो इनके हो गए, फीचर महोदय का ये था। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, और भी विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम बात करते हैं एक और विद्वान के बारे में, उनका नाम है कार्ल मैनहाइम। नोट कर लीजिए, यहाँ पे इनका नाम भी मैं लिख देता हूँ, कार्ल मैनहाइम। इन्होंने जो सोशल कंट्रोल है, इसके जो दो प्रकार बताए हैं, वो एक किताब में बताया था। इनकी किताब का नाम था वो माइंड एंड सोसाइटी। क्या नाम था किताब का? माइंड एंड सोसाइटी। इस किताब में इन्होंने कहा है प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण एक, और प्रत्यक्ष को बोला जाता है डायरेक्ट सोशल कंट्रोल। जानते हैं डायरेक्ट कौन सा होता है? फेस टू फेस। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण आमने सामने होता है, फेस टू फेस होता है। जैसे माता पिता, मित्र, गुरुजन आदि के द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण होता है फेस टू फेस, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। यहीं पर भी समझते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, अभी मैं पीडीएफ में मेंशन किया है, भी आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या था उनका? दूसरे की अगर बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट था, वो था इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। अच्छा, इनडायरेक्ट कैसे होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे? इनडायरेक्ट बताएं अगर किसी को मालूम है तो।
चलो मैं बताता हूं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ये विभिन्न समूह और संस्थाओं के द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण होता है, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। जैसे में एग्जाम्पल समझ लीजिए, वहां पे आप माता पिता समझ रहे थे फेस टू फेस में। यहां अगर मैं बात करूं तो राज्य ने जो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 द्वारा दहेज लेना और दहेज देना दोनों पर नियंत्रण स्थापित करता है राज्य सरकार, तो आप इसको कहां रखोगे? इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल में रखोगे। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए जरा एक बार। जी सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसमें लॉ एंड वो आ जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप मैडम ना सोशल पॉलिसी, अब ऐसे समझ लीजिए, सोशल पॉलिसी सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनडायरेक्ट प्रणालियां हैं, अप्रत्यक्ष सहायक प्रणालियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाती है अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में। तो सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम चलाए जा रहे हों, जो भी नीतियां, कार्यक्रम, जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, वो सभी इनडायरेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बस ये मोटा मोटा आप ध्यान रख लीजिए। राज्य ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 द्वारा दहेज लेना और देने दोनों पर नियंत्रण अगर स्थापित कर रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल हो जाएगा। ये कार्ल मैनहाइम का है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि बना सकता है, तो ये भी फैक्ट बता रहा हूँ, अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा आगे पे। अच्छा, और भी नाम है, और नाम कूले का, कूले ऑब्लिक करके लिख लीजिए आप, दुर्खिम, इन और एक नाम लिख लीजिए इनके साथ ऑब्लिक करके, बर्नार्ड। देखिए मैं हिंदी लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो देखो कूले, दुर्खिम, बर्नार्ड, ये तीनों लोग ने जो सामाजिक नियंत्रण बताए थे, दो प्रकार बताए थे, जिसे मैं कहूं चेतन और अचेतन। अच्छा, कभी गलती से आप मत कह देना कि ये सिगमंड फ्रायड का है, सिगमंड फ्रायड का नहीं है वो, क्योंकि भाई चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन के बारे में तो उसी ने बात किया है ना। तो आप गलती से मत करना ये काम, जब उसके साथ आपको जरूर मिलेगा सामाजिक जो है नियंत्रण। तो चेतन सामाजिक नियंत्रण एक बताया था इन्होंने, और दूसरा जो बताया था अचेतन सामाजिक नियंत्रण बताया था। इन तीनों लोगों का यही है, बर्नार्ड, दुर्खिम, कूले। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ लीजिए चेतन क्या है। देखिए, नियमों को लागू करते समय जब उसकी उपयोगिता और लाभ को ध्यान में रखोगे तो उसे हम कहेंगे चेतन सामाजिक नियंत्रण। जैसे में कानून, प्रथा किसमें आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा, चेतन का आएगा। ठीक है। अच्छा, अचेतन किसको कहोगे फिर? जिसमें नियम और व्यक्ति स्वतः ही पालन करता हो और वह नियम उसके सामान्य जीवन का अंग बन जाता है, तो उसे चेतन सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। अरे सॉरी, उसको अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें संस्कार, धार्मिक विश्वास, ये किस में आएगा? अचेतन में आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कानून वगैरह का, प्रथा वगैरह की, जहां लागू करते समय जब उसकी उपयोगिता और लाभ को भी ध्यान में रखा जाए तो वो चेतन होगा। जब संस्कार, धार्मिक चीजों को आप इन्वॉल्व करना शुरू कर दोगे तो वह चेतन होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आपने एक नाम पढ़ा था टीबी बोटोमोर का, है ना? अच्छा, ये केवल समाजशास्त्र में ही बड़े फेमस हैं बोटोमोर, सोशल वर्क में ये नहीं फेमस है इतना, ठीक है ना? लेकिन अगर यूनिट नंबर 2 से प्रश्न बनाएगा तो ये तो टीबी बोटोमोर तो है ही है, तो हो सकता है आ जाए, है ना? तो इसने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार इसने भी बताए। एक का नाम इन्होंने रखा था, याद रखेंगे आप लोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। अब देखिए, यहां पर इन्होंने प्रत्यक्ष को भी शामिल कर लिया और अप्रत्यक्ष को भी शामिल कर लिया। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं इनका। एक था इनका संगठित और असंगठित नियंत्रण था, ये दूसरा था। तो आप ध्यान रखेंगे संगठित और असंगठित, ये टीबी बोटोमोर का था।
अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, किम्बाल, किम्बाल यंग, ये विद्वान का नाम है। और इनके भी दो टाइप थे। एक इनका अगर हम बात करते हैं तो देखिए पॉजिटिव था एक, और दूसरा जो था इनका नेगेटिव था, सामाजिक नियंत्रण। बस। अच्छा, हालांकि बहुत लोगों ने बहुत सारे विद्वान हैं, लैपियर का भी नाम आता है। लैपियर की बात कर ले अगर हम, लैपियर ने कहा था कि भाई तानाशाही सामाजिक नियंत्रण एक होगा। तानाशाही, नोट्स अगर बनाएंगे तो समझो बहुत अच्छा नोट्स बनेगा आप लोगों का। तानाशाही एक सामाजिक नियंत्रण था, और जो दूसरा था उनका जनतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण था। जनतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण था, है कि नहीं। अब ये सारी चीज़ें अगर आप बार बार बोलेंगे या समझेंगे, देखेंगे अपने पेज को, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। ये दूसरा वाला क्या था? जनतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण मैम, डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल था ये। अच्छा, एक नाम और आता है पीसी हेज। अब ये थोड़ा सा यूनिक नाम लग रहा होगा आप लोगों को, मैं एकदम ऊपर लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। पीसी हेज, ये विद्वान का नाम है। इसने सामाजिक नियंत्रण के दो टाइप इन्होंने बताया। अनुशक्तियों द्वारा सामाजिक नियंत्रण एक होता है, अनुशक्तियों द्वारा, और एक होता है सुझाव और अनुकरण के द्वारा सामाजिक नियंत्रण। सुझाव आप समझ ही रहे होंगे, एडवाइस, और अनुकरण का मतलब इमिटेशन के द्वारा जो सोशल कंट्रोल होता है वो बताया था पीसी हेज। तो ये थे कुछ विद्वान जिन्होंने कुछ टाइप बताए थे। अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और भी। जी सर, क्या बताया सर? दूसरा वाला क्या बताया सर, सुझाव और अनुकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं सामाजिक नियंत्रण के कुछ टाइप में। तो देखिए जरा, सामाजिक नियंत्रण बेसिकली आपको अच्छे तरीके से पता हो चुका है कि भाई व्यक्ति की जो पार्श्विक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर समाजीकरण और मानवीकरण करके समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया जाता है, उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। उसी क्रम में अगर हम देखें, सत्तावादी लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक नियंत्रण है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लैपियर का नाम आता है। लेकिन लैपियर ने अभी अभी आपने एक चीज नोट भी किया है, अगर मैं बात करूं आपसे, तानाशाही सामाजिक नियंत्रण आपने अभी भी नोट किया है। जनतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, तो जनतांत्रिक तो प्रजातांत्रिक हो ही सकता है। सत्ता मतलब अधिकार, यानी तानाशाही सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। तो इन्होंने, लैपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी और लोकतांत्रिक, देखिए अगर ये आता है तो फिर तो ठीक है, और जो मैंने नाम बताया है अगर वो भी आएगा तो भी ठीक है। दोनों ध्यान रखना आप लोग, यूजीसी का ट्रेंड है नए नए हिंदी को डालना, है ना। तो लैपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक सत्ता दंड देने वाले व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, तभी इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृति संगठनों को अतिरिक्त भी कह रहा है, किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी जोड़ दिया इसने कि शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो इसको हम बोलते भी तानाशाही सामाजिक नियंत्रण, या हम इसको कह सकते हैं सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण। ठीक है। अच्छा, लोकतांत्रिक नियंत्रण में क्या होगा कि व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, है ना। जहां पे सत्तावादी नियंत्रण में धमकी और शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार, भावनात्मक प्रेरणा के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। उसको कहते भैया जनतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी अभी आप लोगों ने पॉजिटिव और नकारात्मक, देखिए अगर हम बात करते हैं कि भाई केवल किम्बाल यंग के बारे में, तो इनका एक अलग से है। एक कहते हैं कि पॉजिटिव में बात करेंगे, एक कहेंगे नकारात्मक नियंत्रण में बात करेंगे।
तो इनका दो टाइप बन जाता है इसी एक पॉइंट में, किम्बालियन का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर परिप्रेक्ष्य में या उसके दृष्टिकोण से, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया भी है फीचर का नाम बताया था। फीचर महोदय ने कहा कि मैं व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता हूं या किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अच्छे आचरण वाले छात्र को, श्रेष्ठ छात्र को, श्रेष्ठ खिलाड़ी को, वीर सिपाही को पुरस्कार और शाबाशी आदि देना सकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। ये भी आपका इसमें इन्वॉल्व रहेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें सोशल वर्कर जो रेनफोर्समेंट का प्रयोग करता है, बेसिकली वो सोशल करता है। एक आपका पुनर्बलन सकारात्मक भी होता है, एक नकारात्मक भी होता है। लेकिन यहाँ फीचर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो सकारात्मक वाली क्रियाविधि और नकारात्मक वाली क्रियाविधि में इन्होंने दोनों को एक साथ इन्वॉल्व किया। कहा कि हम पॉजिटिव उसे कहेंगे जो श्रेष्ठ होगा। केवल सोशल वर्क में सामाजिक जो पुनर्बलन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और सामाजिक पुनर्बलन होता है 5, जैसे मान लो 3 स्टार दे दिया, 5 स्टार दे दिया आपने, शाबाशी बोल दिया उसको, गुड बोल दिया आपने उसको, ये सामाजिक पुनर्बलन है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। लेकिन जब आप टोकन वगैरह देंगे, मान लीजिए आप अच्छा काम करोगे तो आपको टॉफी मिलेगी, आपने टॉफी दे रहे हो, तो यहां पर ये सोशल वाला नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ध्यान रखेंगे थोड़े से, यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं सलाह की बात, अनुनय विनय की बात, शिक्षा की बात, पुरस्कार की बात, ये सभी जो है सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहलाते हैं। नकारात्मक में क्या होगा? फिर दंड हो सकता है, निंदा कर दो आप किसी को, जुर्माना, कारावास, मजाक उड़ा दीजिए, ये नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण है ना। तो जो नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। दंड से बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड आदि कई प्रकार की हो सकती है। निंदा भी हो सकता है आपका, मजाक उड़ाना भी आ सकता है इसमें। देखिए, मजाक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक उड़ाना। अगर ये आप लोगों से बनता है क्वेश्चन में तो आप इसको ध्यान रखेंगे, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है ये, उसका ये एग्जाम्पल है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये किसका एग्जाम्पल है? शिक्षा, अगर हम बात करें सामाजिक पर नियंत्रण में किस टाइप का ये एक प्रकार का जो है उदाहरण है या पार्ट है, भाग है, तो आप तुरंत बता देना कि पॉजिटिव का ही, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, अभी अभी मैंने आप लोगों से चेतन और अचेतन के बारे में भी बात किया था, है ना। कूले, दुर्खिम, बर्नार्ड, याद आगा। अगर हम बात करते हैं चेतना के बारे में, कह रहा है कि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि उनको निभाने में कोई गलतियां ना हो जाए। उदाहरण के तौर पे एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता है, लेकिन उन्हें कुर्सियों पर बैठाता है जो क्लर्क के लिए है, और इस प्रकार वह इस स्थिति को समझकर कार्य करता है। उसको हम बोलते हैं चेतन सामाजिक नियंत्रण, है ना। अभी आपने एक नायक मूवी देखा होगा अनिल कपूर की, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो सीएम बन जाते हैं तो वहां पर आप ये चीजें देख सकते हैं। अब उसी के आधार पे काम कर रहे हैं वो एक्टिव होकर। तो जो चेतन सामाजिक नियंत्रण है वो नियमों को लागू करते समय जब उसकी उपयोगिता और लाभ को भी ध्यान में रख रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं भाई सामाजिक नियंत्रण है ये, और कहीं ना कहीं इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम अचेतन की बात करते हैं, इनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता है। तरुण हम स्वतः ही वैसा आचरण करने लगते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को जहां धारण करना है वहीं पहनते हैं।
तो ये एक प्रकार का अचेतन सामाजिक नियंत्रण का एक पार्ट बनता है। मैं आपसे कहूं कि जिन नियमों को व्यक्ति स्वतः ही पालन करता है और वह नियम उसके सामान्य जीवन का अंग बन जाता है, तो उसे अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहेंगे। जैसे संस्कार, धार्मिक विश्वास या अचेतन सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो सिंपल है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं शब्दों को समझकर। अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या चीजें हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है? आपने अभी एक विद्वान का नाम पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है आप लोगों को। वो नाम है कार्ल मैनहाइम। देखिए मैं लिख रहा हूं नीचे। तो यहां इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के बारे में। और आप जानते हैं प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर माता पिता, मित्र, गुरुजन, पड़ोसियों द्वारा ही किया जाने वाला सामाजिक नियंत्रण होता है, तो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण होता है। यहां आमने सामने होना, बस केवल एक कीवर्ड से याद रखिए, फेस टू फेस। जहां आमने सामने का सामाजिक नियंत्रण हो रहा है वो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है। जैसे माता पिता हो रहे हैं, मित्र हो रहा है, गुरुजन हो रहे हैं, पड़ोसी हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में, तो ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? यह आपको बताता है अप्रत्यक्ष की विभिन्न समूह और संस्थानों के द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। और अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा भी है, मैंने आपको एक एक्ट के माध्यम से, सोशल पॉलिसी के माध्यम से, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से बताया है कि राज्य ने अगर दहेज निरोधक अधिनियम लगा दिया 1961 के द्वारा, और ये कहा गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पर यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण हो रहा है वो कहीं ना कहीं कार्ल मैनहाइम के द्वारा बताया जा रहा है। और ये किताब थी उसकी, याद कर लीजिएगा किताब का नाम माइंड एंड सोसाइटी, है ना। आप लिख लीजिए जो है माइंड एंड सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए जरा संगठित और असंगठित सामाजिक नियंत्रण को लेकर ये भी है। अगर हम बात करते हैं बोटमोर के बारे में, इन्होंने दो टाइप बताए थे। एक का नाम बताया था इन्होंने संगठित और असंगठित, और एक का नाम बताया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपको तो पता हो चुका है, संगठित और असंगठित आपको पता करना है। तो संगठित नियंत्रण का अर्थ पूर्ण नियंत्रण से है, जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है और इसका विकास नियंत्रित रूप से होता है। तो उसको हम लोग किस रूप में परिभाषित करते हैं? संगठित सामाजिक नियंत्रण के रूप में। और इसमें व्यक्तियों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण संस्था, परिवार, राज्य बैंक आदि लागू किए जाए नियंत्रण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं संगठित सामाजिक नियंत्रण होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं असंगठित सामाजिक नियंत्रण में, जहां सांस्कृतिक और नियम आते हैं, दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। संस्कार, परंपरा और राजनीतियों द्वारा किया जाने वाला जो नियंत्रण होता है उसको हम कहते हैं असंगठित सामाजिक नियंत्रण। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। औपचारिक और अनौपचारिकता की क्या बात हुई थी? अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, फीचर महोदय ने कहा था। अब फीचर महोदय का दो टाइप था, एक था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दूसरा था उनका औपचारिक एंड अनौपचारिक। पॉजिटिव में आप जानते हैं भली भांति तरीके से, जहां पे आप सलाह, शिक्षा, पुरस्कार वगैरह दे रहे हैं। नेगेटिव की बात अगर हम करते हैं तो दंड, आदेश, निंदा, जुर्माना, कारावास की बात कर रहे थे। वहीं अगर हम औपचारिक और अनौपचारिक की बात करते हैं तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण लिखित होने के कारण,
औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो होता है लिखित ही होगा, लिखित होने के कारण निश्चित होता है और इनमें निश्चित नियम और कानून होते हैं जो राज्य और सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। पुलिस, जेल, न्यायालय आदि जो होता है वो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ये एग्जाम्पल है उसका। अगर हम बात करते हैं ठीक इसी के विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में, ये अलिखित होता है। ध्यान रखिएगा, लिखित अलिखित फैक्ट के रूप में आता है, देखने को मिलता है हमें। आप यहां पे देख भी रहे हैं, ये लिखित होता है, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो अलिखित और अनिश्चित होता है और इसे लागू करने का उत्तरदायित्व तो समाज के सभी व्यक्तियों को होता है। और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में प्रथा, लोकाचार, परंपरा, विश्वास, जनमत, धर्म आदि चीजें जब सम्मिलित हो जाए तो उसको आप लोग कहेंगे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। आप पढ़ भी सकते हैं, आदिम समाजों की विशेषता है कि, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अनौपचारिक नियंत्रणों का सभ्य और जटिल समाजों से उपयोग नहीं है। जटिल समाजों में ऐसे, ध्यान रखेंगे, जटिल समाजों में भी सामाजिक नियंत्रण प्रधान रूप से नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों के माध्यम से ही होता है, किंतु ऐसे समाजों में नियंत्रण कायम करने के लिए वे साधन पर्याप्त नहीं है। प्रथाएं, जनरीतियां, लोकाचार, धर्म, परिवार, नैतिकता आदि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन के रूप में देखने को मिल जाते हैं। आप कह सकते हैं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में प्रथा, लोकाचार, परंपरा, विश्वास, जनमत, धर्म आदि शामिल किए गए हैं। अलिखित है, अनिश्चित है, इसे लागू करने का उत्तरदायित्व समाज के सभी व्यक्तियों का है। यह अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जहां राष्ट्रीय कानून वगैरह की बात आए, जहां समिति के नियम की बात आए, आप तुरंत कहना यह औपचारिक है, ना कि अनौपचारिक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग जरा मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है सामाजिक नियंत्रण के टाइप में? कर लेंगे आप लोग? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नियंत्रण की कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्व है। अब देखिए यहां से भी आप लोगों के प्रश्न जब कहेगा कि प्रश्नों पर विचार करें, तो विचार करें उसके महत्व को ध्यान में रखकर। देखिए, एक तो इसका महत्व होता है कि सामाजिक संगठन का अस्तित्व बना रहता है और व्यक्ति और समूह अनुशासित रहता है, समूह में एकता बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंस है उसका। समाज के सदस्यों में परस्पर सहयोग रहता है। इसमें प्रथाओं पर, परंपराओं को जो है सत्यता बनी। अब सत्यता का मतलब होता है सतता, सतता का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अनवरत। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण का ये महत्व है, ये इंपॉर्टेंस है। समूह में एक रूपता बनी रहती है, ये सामाजिक नियंत्रण का महत्व है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होता है। छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि जैसी कुरीतियां हैं, उनको रोकने के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो ऐसी बात जो हमें देखने को मिलती है वो सामाजिक नियंत्रण के इंपॉर्टेंस में मिलती है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महत्व में, तो एक आता है सामाजिक सुरक्षा। तो समाज में प्रत्येक सदस्य को समाज में कुछ अधिकार प्राप्त हो, इस बात से सहमत भी हैं आप लोग, और इन अधिकारों के द्वारा ही सभी सदस्यों का विकास भी होता है। यदि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था ना हो तो शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का अपहरण कर सकता है। कानून और प्रथाओं के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं परंपराओं की रक्षा, तो प्रत्येक समाज की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं और यह परंपराएं समाज के लिए उपयोगी होती हैं और सामाजिक नियंत्रण की
सामाजिक नियंत्रण ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा इन परंपराओं को उपयोगी बनाया जा सकता है, और नियंत्रण के अभाव में सभी व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए परंपराओं की रक्षा भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण का इंपॉर्टेंस बताता है। बात करें अगर हम व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण, तो सामाजिक नियंत्रण के साधनों द्वारा व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुकूल बनाया जा सकता है और व्यक्ति पर परिवार, प्रथम रीति रिवाज आदि का दबाव होता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित रखने के लिए अनिवार्य माना गया है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण में एक अहम भूमिका है सामाजिक नियंत्रण की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, और भी पॉइंट है, तो कह रहा है कि व्यक्ति के समाजीकरण के लिए, अच्छा समाजीकरण तो आपको मैंने अभी लास्ट वाली क्लास में अच्छे से बताया भी है। समाजीकरण कहते किसको है? समाजीकरण की अगर एजेंसियों की बात करते हैं तो नातेदारी समूह, शिक्षण संस्था, आर्थिक, सांस्कृतिक, पड़ोस, विवाह, राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक समूह कहीं ना कहीं एजेंसियों के रूप में इसको इन्वॉल्व किया गया है कि नहीं? तो सीखने की एक प्रक्रिया है वो। ठीक है, याद रखें, जहां सामाजिक प्रतिमान मूल्य जो समाज के द्वारा स्वीकृति है उसी को सीखने को ही हम लोग बोलते हैं भैया कि ये सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक कार्यों में सहायक मिलती है, क्योंकि व्यक्ति को इस प्रकार की सत्ता का अनुभव होता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के सामाजिकरण के लिए भी सामाजिक नियंत्रण का इंपॉर्टेंस है। भावनाओं की समानता की बात करता है। सामाजिक विविधता के लिए समाज के सदस्यों में उनकी भावनाओं में समानता होना आवश्यक है और भावनाओं की एकता से सामाजिक एकता स्थापित की जा सकती है। सामाजिक नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति सामान्य ढंग से व्यवहार करते हैं और इस कारण समाज के सदस्यों का व्यवहार एक समान रहता है। तो उसको कहते हैं कि भावनाओं की समानता हो रही है, सदस्यों का व्यवहार जो इक्वल है, समान है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। समाज की स्वीकृति की भी प्राप्ति कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण की होती है। सामाजिक संगठन में स्थिरता की बात होती तो भी इन्वॉल्व होता है ये, है कि नहीं? सामाजिक संघर्ष को कम करता है ये और सामाजिक अनिश्चितता को भी कम करता है ये, विचारों और कार्यों को संतुलित करता है ये, है कि नहीं? आज आगे देखते हैं। सामाजिक नियंत्रण के कुछ अगर हम बात करें तो एजेंसियां हैं, अभिकरण है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो शिक्षण संस्थाएं हैं। देखिए परिवार, अगर आपको मैं बात करूं समाजीकरण की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, परिवार एक समाजीकरण करने वाली एक संस्था है। परिवार भी, ये समाजीकरण की बात कर रहा हूं, कहीं सामाजिक नियंत्रण को आप रिलेट ना करें। क्रीड़ा का जो समूह है, पड़ोस का है, विवाह है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यावसायिक समूह है, सांस्कृतिक समूह है, आर्थिक संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, नातेदारी समूह है, क्रीड़ा का समूह है। तो कहीं ना कहीं समाजीकरण की एक संस्थाएं कहलाती हैं, एक अभिकरण कहलाता है, एक संस्थाएं कहलाती हैं। यह आप ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण की भी, तो सामाजिक नियंत्रण की जो एजेंसियां होती हैं, शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है। तो वो क्या कहलाती है? सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं कहलाती हैं। और इन संस्थाओं ने व्यक्ति जीवन का वह भाग व्यतीत करता है जो सबसे अधिक तनावपूर्ण होता है, और इसी काल का नियंत्रण संपूर्ण जीवन को नियंत्रित रखना और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थाएं भी कहीं ना कहीं एजेंसियां के रूप में काम करती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं धार्मिक या धर्म, ये भी इन्वॉल्व है आपका सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी में। तो धर्म एक अलौकिक शक्तियों में विश्वास और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित एक शक्ति है जो नियमों का पालन व्यक्ति पाप और पुण्य अथवा ईश्वरीय शक्ति के भय के कारण करता है।
और इस शक्ति को सामान्य रूप से अनेक देवी देवताओं, स्वर्ग और नर्क, ईश्वरीय न्याय तथा कर्म और पुनर्जन्म जैसे अनेक धारणाओं के रूप में देखने को में मिल जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण की ही एजेंसियां हैं, ये मानी जाती है। ठीक है, पाप, गलत काम करोगे तो पाप करोगे, उसका गलत परिणाम मिलेगा आपको, अच्छे काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ऐसा कहा जाता है कि नहीं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल कर रहे हो आप लोग, ये सोशल कंट्रोल है कि नहीं। भाई 10 लोगों से बोलोगे तो एक लोग जाहिर सी बात है आपकी सुनेगा, ये है कि नहीं। आगे बात करते हैं, नेता और नेतृत्व, ये भी एजेंसियां हैं। महान नेताओं के विचार, है ना, महान नेताओं के विचार समाज को नियंत्रित रखने में सदैव से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। मनोविज्ञान इस कथन की पुष्टि करता है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए उचित नेतृत्व एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। अभी आप लोगों ने यूक्रेन और रसिया का देख रहे होंगे, एक महायुद्ध चल रहा है, पता है आप लोगों को, न्यूज़ देख रहे हैं नहीं आजकल? जी सर। जी सर। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने भारत को उठा के देखें, यूक्रेन में जितने भी अपने स्टूडेंट हैं या एनआरआई हैं, उनको आसानी से, या उन तिरंगा लगा हुआ तो उस पर कोई हमला नहीं हो रहा है, ना ही यूक्रेन की तरफ से ना ही रसिया की तरफ से। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक महान नेता की इसमें एक भूमिका है ना। तो एक सोचने वाली बात है थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, भले भारत ना उसके तरफ है, रूस की तरफ है, ना ही यूक्रेन की तरफ है, वो भारत चाहता है शांति, है कि नहीं, वो शांति का प्रस्ताव रख रहा है दोनों की तरफ से। तो ये सबसे महान बात है, इस तरीके की बात करना, एक मध्यस्थता के रूप में। आप भी मध्यस्थता के रूप में हो सकते हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप भी इसी तरीके की बात कर सकते हैं। और नेतृत्व की भूमिका आप जान ही रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक नियंत्रण का पार्ट बनता है। प्रथाएं की बात करते हैं, हम उन सभी आदर्श नियमों को सम्मिलित करते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति एक लंबे समय से व्यवहार करते आ रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रथाएं उचित ही हो, लेकिन तब भी सभी व्यक्ति इनका पालन करते ही हैं। तो प्रथाएं हैं सबके अलग अलग, अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म है ना, परंपराएं हैं, संस्कृति है। तो प्रथाएं भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण में एक एजेंसी के रूप में काम करती है ना। तो ये भी आपके प्रथा रूप में आ जाएगी। नैतिकता की बात करते हैं अगर हम लोग, मॉरलिटी, इसका संबंध एक ऐसी स्थिति से है जो व्यक्ति को चारित्रिक नियमों के अनुसार कार्य करने और मानवीय व्यवहारों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। अच्छा, पहले पता है जब 10th और 12th में आप लोग पढ़ते थे तो उसमें एक जो है नैतिकता का प्रमाण पत्र बनता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता था, है ना। अब आजकल मैंने देखता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बताता है कि आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। तो चारित्रिक नियमों के अनुसार कार्य करना और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की जो प्रेरणा देता है वो नैतिकता ही कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है। ये सोशल कंट्रोल की भूमिका है। ये परिवार आप जानते ही हैं, सामाजिक नियंत्रण में परिवार सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। अभिकरण का मतलब एजेंसी होती है, संस्थाएं होती हैं। इसका मतलब परिवार आरंभिक जीवन से ही बच्चे को अपनी संस्कृति से संबंधित व्यवहार को, धार्मिक नियमों, जनरीतियों, लोकाचार और प्रथाओं को शिक्षा देता है। परिवार ही देता है। ये समाज की नैतिकता से परिचित कराता है परिवार। समय समय पर अनजान में भी भूल हो जाने पर उससे प्रायश्चित भी करवाता है परिवार। तो ये परिवार की एक अहम भूमिका होती है ना। आगे अगर हम बात करते हैं राज्य के कानून के बारे में भी, तो राज्य का कानून भी कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण के लिए भूमिका ही है। जो प्रशासन कानून, सेना, पुलिस, न्यायालय के द्वारा व्यक्ति और समूह को व्यवहारों पर औपचारिक रूप से स्थापना करती है। तो राज्य का कानून, जहां राज्य का कार्य अपने सभी नागरिकों के अधिकारों के कर्तव्यों को स्पष्ट करना और नीतियों का निर्धारण करना, दंड व्यवस्था को लागू करना, कल्याणकारी कानून बनाना और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सामाजिक नियंत्रण का कर्तव्य बन जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोशल कंट्रोल की भूमिका है। आगे अगर हम बात करते हैं खेल की साथी, आरंभिक जीवन का अनुशासन जीवन पर्यंत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है
और इस अनुशासन को बच्चा अपने खेल के साथियों के बीच सीखना प्रारंभ करता है और खेल के साथियों के विचार और व्यवहार बच्चे की आदतों का निर्माण करते हैं। साथियों के साथ खेलते समय एक बच्चा कभी हारता है तो कभी जीतता है। हारने की दशा में बच्चा सहन शक्ति और धैर्य के रूप में जिस अनुसंधान में सीखता है उसको हम कहते हैं खेल का साथी। वह धीरे धीरे अपने नैतिक दायित्व को भी बोध करने लगता है। ये भी चीज़ है इसमें एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नेट की, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं नैतिकता की, एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नियंत्रण की, सहन शक्ति आपके अंदर डेवलप हो रही है, आपके अंदर धैर्य डेवलप हो रहा है, आप महान बन रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक भूमिका होती है। तो ये सोशल कंट्रोल का है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, आज का समय हो चुका है। मैंने सोचा था कि आज इसे भी समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये कल आपका समाप्त हो जाएगा। और अगर समय मिलेगा तो कल हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आपका जो है पहली पॉइंट यूनिट नंबर 2 की जो पहला पॉइंट है समाजशास्त्रीय संकल्पना, ये समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस होने वाले 100 है ना इसी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आप लोगों के मन में डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी।